student, welcome to my YouTube channel. Myself Smita, and today we will start chapter number 2nd of economics class 10. Chapter number 2nd, sectors of the Indian economy. तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है रिगार्डिंग डेवलपमेंट को हम पढ़ चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2nd, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. There are three sectors of the Indian economy. First is primary, second is secondary, and third is tertiary. तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है, इन प्राइमरी सेक्टर मेनली द वर्क इज एसोसिएटेड विद द नेचर. प्राइमरी सेक्टर में जो वर्क होते हैं रिलेटेड टू नेचर, इट मींस नेचर को एक्सप्लॉइट करके प्राइमरी सेक्टर में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है. प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर. जो प्राइमरी सेक्टर है उसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है. अब इसके जो एग्जांपल है प्राइमरी सेक्टर के, वो कौन से आएंगे आपके, लाइक फिशिंग है, फार्मिंग है, या फिर आपकी फॉरेस्ट्री है. तो ये आपके इंक्लूड इन प्राइमरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर में नेचर से जो गुड्स मिलती है, लाइक हमारे पास लैंड है, हमने उसमें एग्रीकल्चर वर्क किया, तो लैंड क्या है, नेचर से मिला. वाटर क्या है, नेचर का है. तो उससे जो गुड्स प्रोड्यूस हुई, लाइक व्हीट हुआ, कॉटन हुई, तो इनको हम इसमें इंक्लूड करेंगे प्राइमरी सेक्टर में. देन आफ्टर आता है सेकेंडरी सेक्टर. प्राइमरी पहला, सेकेंडरी दूसरा. तो प्राइमरी से हमने नेचर से कोई भी गुड्स ली. आफ्टर दैट सेकेंडरी सेक्टर में उसको क्या किया, मॉडिफाई किया, मैन्युफैक्चर किया. तो जो सेकेंडरी सेक्टर को जो अनदर नेम से जानते हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. Secondary sector, in this sector natural products are converted into products through manufacturing. जो सेकेंडरी सेक्टर होता है इसमें प्राइमरी सेक्टर की गुड्स को चेंज किया जाता है थ्रू मैन्युफैक्चरिंग. 1991 में कंट्री को लिबरलाइज कर दिया गया था. तब से अनदर कंट्री की कंपनीज, अनदर कंट्री की जो एमएनसीज है वो इंडिया में आ गई और इंडिया में अपना वर्क सेटअप कर लिया, जिसके रीजन से बहुत सारा वर्क क्रिएट हुआ और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला. अब लोगों को जो वर्क मिला तो उन्होंने प्राइमरी सेक्टर से, जो मैक्सिमम लोग प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहे थे, अब वो सेकेंडरी सेक्टर की साइड चले गए. तो प्राइमरी सेक्टर में पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम ओनली मैक्सिमम कंट्री डिपेंड ऑन प्राइमरी सेक्टर. आफ्टर दैट जब 1991 में लिबरलाइजेशन हो गया तो कंट्री में बहुत सारा वर्क क्रिएट हो गया, जिससे सेकेंडरी सेक्टर में लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ गई. जो सेकेंडरी सेक्टर के एग्जांपल आते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग है, वीविंग है. तो प्राइमरी सेक्टर से जो चीजें ली गई, लाइक प्राइमरी सेक्टर में कॉटन प्रोड्यूस किया गया. आफ्टर दैट इससे क्लॉथ बनाया. अब कॉटन से क्लॉथ बना तो कॉटन इंक्लूडिंग प्राइमरी सेक्टर एंड क्लॉथ इंक्लूडिंग सेकेंडरी सेक्टर. कि प्राइमरी सेक्टर से उसको कन्वर्ट किया गया है. डायरेक्ट कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट नहीं किया गया. फर्स्टली कॉटन को थ्रेड बनाया गया, आफ्टर दैट उसको क्लॉथ बनाया गया. तो ये किसमें इंक्लूड आता है, कॉटन इंक्लूडिंग प्राइमरी सेक्टर, क्लॉथ इंक्लूडिंग सेकेंडरी सेक्टर. तो सेकेंडरी सेक्टर में भी क्लियर हो गया होगा कि सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग होती है. इट मींस उसमें इंडस्ट्री में कोई भी रॉ मटेरियल जाता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं फिनिशिंग गुड में, तो वो आ जाता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में. देन आफ्टर थर्ड आता है आपका टर्सरी सेक्टर. टर्सरी सेक्टर को अनदर नेम से जानते हैं, टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं. अब जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के अलावा जितनी भी जॉब्स बच गई, जितना भी वर्क बच गया, इंक्लूडिंग टर्सरी सेक्टर. ऑल अदर रिमेनिंग जॉब्स कम अंडर टर्सरी सेक्टर. दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज. ये सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है. लाइक आपको कहीं जाना है तो उसके लिए आप टेम्पो करेंगे या फिर कोई गाड़ी करेंगे, तो वो आपसे क्या लेगा, रेंट लेगा, आपसे किराया लेगा. तो वो क्या आपको क्या प्रोवाइड की, उसने सर्विस प्रोवाइड की है. तो ये इंक्लूडिंग टर्सरी सेक्टर. तो ये जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है कि तीनों अलग अलग वर्क करते हैं और तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. ये इंटरडिपेंड है. तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. एक के बिना दूसरे का वर्क नहीं हो सकता. प्राइमरी सेक्टर है, उससे जो गुड्स प्रोड्यूस हुई उसको सेकेंडरी सेक्टर में ले जाकर कन्वर्ट किया गया. आफ्टर दैट लाइक कॉटन से क्लॉथ बना दिया. अब क्लॉथ को मार्केट में ले जाएंगे, उसके लिए किसकी नीड होगी, ट्रांसपोर्ट की नीड होगी. तो ट्रांसपोर्ट किस में आ जाएगा, टर्सरी सेक्टर में. तीनों सेक्टर जो है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है. जो टर्सरी सेक्टर के एग्जांपल आते हैं इसमें आप कम्युनिकेशन भी ले सकते हो, जो आईटी
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्ट है, सर्विसेज है, ये सब इसमें आएगी आपकी टर्सरी सेक्टर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मींस होता है टोटल, कि कंट्री में जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है विद इन अ ईयर, इट इज द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ ईयर। कंट्री में जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल की जाती है, इट मींस उसको सम अप किया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है, और जब उसको ऐड किया जाता है तो क्या निकल आती है हमारी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। में से जो रिडक्शन होता है उसको माइनस नहीं किया जाता है, इसकी टोटल की सम अप किया जाती है और वो हमारी जीडीपी कहलाती है। यहाँ पर जो एक वर्ड आया फाइनल गुड्स, तो ये फाइनल गुड्स क्या होती है, इससे पहले फाइनल गुड्स से पहले हम एक इंटरमीडिएट गुड पढ़ेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, फाइनल गुड्स क्या होती है। तो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फार्मर है, उसने वीट प्रोडक्शन किया, उसने 10 रुपीज के जी उसको मार्केट में सेल कर दिया। अब जिसने उससे वीट परचेज किए उसने क्या किया, उसका आटा बना दिया। अब उसने जो आटा सेल किया उसको बेचा उसने 20 रुपीज के जी। अब 20 रुपीज के जी, यहाँ फार्मर से वीट लिए 10 रुपीज के जी, यहाँ 20 रुपीज के जी इसने आटे को सेल। देन आफ्टर जो नेक्स्ट थर्ड पर्सन से इसने ये आटा सेल किया, उसने उसके बिस्किट्स बना दिए और उसको 60 रुपीज के जी सेल किया। अब ये फार्मर ने 10 रुपीज के जी, जो बीच में पर्सन है जिसने उसको आटा बनाया उसने 20 रुपीज के जी, देन जिन्होंने बिस्किट बनाए उन्होंने क्या किया, 60 रुपीज के जी सेल किया। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें कैलकुलेशन कैसे करोगे, 10 प्लस 20 प्लस 60, ये कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो उसके लिए जो इंटरमीडिएट गुड है, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी हुई, मान लो 10 रुपीज के जी वीट और 20 रुपीज के जी आटा था, वो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो क्या है, 60 रुपीज। तो ये फाइनल वैल्यू हुई, यहाँ पर ये क्या हुई, इंटरमीडिएट वैल्यू हुई। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को काउंट नहीं किया जाता है। जब जीडीपी की कैलकुलेशन होती है, किसी भी इंटरमीडिएट गुड्स की कैलकुलेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। कंट्री में जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है उन्हीं को ऐड करते हैं और उससे जीडीपी को निकालते हैं। तो इसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स थी, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 10 रुपीज 20 रुपीज इस तरह तो हम हर गुड्स की जो इंटरमीडिएट गुड्स को कैलकुलेशन करने लग जाएगा तो हमारी जीडीपी कभी भी नहीं निकल पाएगी। तो उसके लिए क्या कैलकुलेट किया जाता है, फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी लाइक हमने कोई कपड़ा खरीदा है तो उसकी फाइनल गुड्स की हम वैल्यू लगाएंगे कि हमने 200 रुपीज मीटर परचेज किया, तो वो 200 रुपीज परचेजिंग लगाएंगे उसकी। ये नहीं कि इसमें कॉटन कितना लगा या इसमें थ्रेड कितना लगा, उसने मशीन में बनाया उसने कितने रुपए लिए, तो ये वाली चीजें इंक्लूड नहीं होती, इसकी कैलकुलेशन नहीं होती। फाइनल गुड्स, ओनली फाइनल गुड्स, लाइक आपकी फाइनल गुड्स क्या हुई क्लॉथ की, 200 रुपीज पर मीटर, तो वो फाइनल गुड्स को कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं वो फाइनल गुड्स को करते हैं, और फाइनल गुड्स को इंटरमीडिएट के बाद कैलकुलेट किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। ये जो तीनों सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन तीनों सेक्टर में क्या चेंजेस आए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और आज का टाइम अगर हम देखते हैं तो इसके जो बीच का टाइम है इसमें कैसे इतने सारे चेंजेस आए। कि जो प्राइमरी सेक्टर था, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम प्राइमरी सेक्टर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रीजन, इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री था, उस टाइम मैक्सिमम लोग वर्क करते थे प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ओपन हुई उन्होंने प्राइमरी सेक्टर की बजाय सेकेंडरी सेक्टर में जाना स्टार्ट किया। लाइक 1991 में जब यहाँ पर लिबरलाइजेशन हुआ उसके बाद बहुत सारी फैक्ट्रीज ओपन हुई, और फैक्ट्रीज ओपन होने के बाद जो अब तक प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहे थे उन्होंने सेकेंडरी सेक्टर की साइड मूव किया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, जैसे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्सरी की साइड जाने लगे। अब प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 1960 के डिकेड में ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसमें जब ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो टर्सरी सेक्टर की भी वैल्यू बढ़ गई, और टर्सरी सेक्टर की वैल्यू बढ़ने के रीजन से अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करने लग गए। अब तक जो बहुत ज्यादा वर्क प्राइमरी सेक्टर के ऊपर बर्डन था लोगों का, वो अब डिवाइड होने लग गया।
अगर हम अर्लियर टाइम की बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम पर्सन इंक्लूड थे प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन अभी भी अगर हम कंपैरिजन करें तीनों सेक्टर्स का, तो जो प्रोडक्शन हो रहा है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन तो टर्सरी सेक्टर से आ रहा है, लेकिन अभी भी लेबर अब्सॉर्बिंग जो सेक्टर है वो कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में ही सबसे ज्यादा ह्यूमन बीइंग वर्क कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट किससे आ रहा है, टर्सरी सेक्टर से। तो जो ये हिस्टोरिकल चेंज आया कि अर्लियर टाइम में तो मैक्सिमम ही प्राइमरी सेक्टर में वर्क करते थे और आउटपुट भी उस टाइम प्राइमरी सेक्टर से ही आता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये सेकेंडरी और टर्सरी में कैसे चला गया, तो ये चेंज हुआ ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ड्यू टू डेवलपमेंट, ड्यू टू आईटी। तो ये सारे चेंजेस इनके रीजन से हुए। नेक्स्ट वन इज राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। कि जो टर्सरी सेक्टर है, प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि टर्सरी सेक्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ी, क्या ऐसे फैक्टर्स रहे, क्या ऐसे रीजन रहे जो रिस्पॉन्सिबल है कि टर्सरी सेक्टर को ज्यादा राइज अप करने के लिए, टर्सरी सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाने। फर्स्ट फैक्टर इज गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पुलिस, आर्मी, बैंक, ट्रांसपोर्ट। अब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों वर्क करने लगे, डेवलपमेंट हुई, ज्यादा वर्क हुआ, तो प्राइमरी सेक्टर में लाइक इसमें हमने देखा ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट कैसे बढ़ा, प्राइमरी सेक्टर में वर्क हुआ, सेकेंडरी में वर्क हुआ, तभी तो जाके ट्रांसपोर्ट ज्यादा हुआ। तो ये सारी चीजें, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स ओपन किए गए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ओपन किए तो उनमें लोगों को वर्क मिला, और वर्क मिला तो टर्सरी सेक्टर से ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। स्कूल्स ओपन हुए, जैसे ही लोग ज्यादा एजुकेटेड होने लगे स्कूल्स ओपन हुए, तो उसके बाद इससे प्रोडक्शन होने लगा, पुलिस है, आर्मी है, तो कंट्री डेवलपमेंट की साइड जा रहा है, तो टर्सरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैव आल्सो लेड द डेवलपमेंट ऑफ द टर्सरी सेक्टर। अभी मैंने बताया कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो इन दोनों की प्रोडक्शन के रीजन से टर्सरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। कि 1960 के डिकेड में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा, प्राइमरी सेक्टर में व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ा। अब वो व्हीट और राइस क्या फार्मर सेल्फ कंजप्शन के लिए रख लेंगे, नहीं, जो सरप्लस है उसको बेचना पड़ेगा, और उसको बेचने के लिए वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट किस में आएगा, इंक्लूडिंग टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की जैसे इंपॉर्टेंस बढ़ी, टर्सरी सेक्टर की अपने आप बढ़ती चलेगी। थर्ड पॉइंट आता है as income of people increase they started spending। जैसे ही लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, टर्सरी सेक्टर में बहुत सारे लोग इंक्लूड हो गए, बहुत सारे लोग वर्क करने लगे, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें भी बहुत सारे पीपल वर्क करते हैं ड्यू टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनीज, जिसके रीजन से हर पर्सन के पास वर्क हो गया, तो अब लोगों की इनकम बढ़ी, उनका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया, और उसके रीजन से लोगों ने क्या स्टार्ट की, पैसे खर्च करना स्टार्ट कर दिए। जिनके पास पैसा आता है वो खर्च करना स्टार्ट कर देता है, लाइक उन्होंने शॉपिंग की, टूरिज्म बढ़ा, तो ये किस में आ जाता है, टर्सरी सेक्टर में, तो टर्सरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यू सर्विसेज लाइक आईटी हैव बिकम इम्पोर्टेंट। प्रेजेंट टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आईटी किसमें इंक्लूड, टर्सरी से। नेक्स्ट वन इज ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया गेव बूस्ट टू टर्सरी सेक्टर। ये मैंने अभी डिस्कस किया कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960 में स्टार्ट हुआ था, उस टाइम कंट्री में इतना कम प्रोडक्शन होता था कि लार्ज लैंड स्मॉल प्रोडक्शन। उसके बाद जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, न्यू पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, टेक्निकल सारी चीजें, नई नई चीजें यूज हुई, जिसके रीजन से प्रोडक्शन जो अब तक था उससे ट्रिपल हो गया, और उससे टर्सरी सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके टर्सरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ी, क्या ऐसे रीजन रहे, क्या ऐसे फैक्टर्स रहे, कौन से रीजन रिस्पॉन्सिबल रहे कि जिससे टर्सरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इसके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। हमने तीनों सेक्टर पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कि प्राइमरी में क्या वर्क होता है, सेकेंडरी में क्या वर्क होता है, टर्सरी में क्या वर्क होता है। लेकिन मैंने आपको इसमें बताया कि जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें अर्लियर टाइम में मैक्सिमम पर्सन वर्क करते थे और आउटपुट भी निकलता था उस टाइम। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मैक्सिमम पर्सन वर्क अभी भी प्राइमरी सेक्टर में कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट आ रहा है टर्सरी सेक्टर से। तो अभी भी एम्प्लॉयड मैक्सिमम पर्सन कहाँ पर है, प्राइमरी सेक्टर। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर। तभी आपके
माइंड में आए कि नहीं टर्सरी सेक्टर में होंगे, क्योंकि यहाँ तो इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई तो प्रोडक्शन भी बढ़ गया, राइज अप हो रहा है यहाँ सब कुछ, तो टर्सरी सेक्टर आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है कि जब कोई पर्सन वर्क करना चाहता है बट उसको उसकी एबिलिटी, उसकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं मिलता है, तो वो क्या कहलाता है? अनएम्प्लॉय पर्सन कहलाता है। जो आपकी बुक में दे रखा है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, तो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का अनदर नेम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इसको जो ये अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है, ये होता क्या है? वेयर पीपल आर अपॉर्टली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। पीपल वर्क करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो वो वर्क कर रहे हैं, जो उनका आउटपुट आ रहा है, वो उनकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। एक प्लॉट है, एक पीस ऑफ लैंड है, ये 2 हेक्टेयर, और इस 2 हेक्टेयर को नीड है ओनली 4% की, यानी कि 4% अगर इसमें कंप्लीट ईयर वर्क करते हैं तो प्रोडक्शन सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर 6% वर्क कर रहे हैं कंप्लीट ईयर, तो कंप्लीट ईयर इन 6% ने जो वर्क किया और जो 4% ने वर्क किया था वो सेम रहेगा। इट मीन्स जो 2% यहाँ पर है वो कंप्लीट ईयर क्या रहे हैं? एक्स्ट्रा रहे हैं। अगर ये 2% कहीं और वर्क करने जाते हैं तो जो उनकी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग वर्क हो जाता है। तो जो आपकी बुक में दे रखा है रिगार्डिंग टू लक्ष्मी, कि जो लक्ष्मी है उसके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, वो वहां पर वर्क करती कंप्लीट फैमिली, उसमें से 2% जो सुखराम नाम का एक फार्मर है वो अपने खेत में ले जाता है उनको, उनसे वर्क करवाता है। तो अब लक्ष्मी की फैमिली को क्या मिला कि जो उनके पास मेंबर थे, फैमिली मेंबर, वो वर्क कर रहे थे, तो 2 जो सुखराम लेके गया था उनसे उनकी एक्स्ट्रा मनी हुई। तो लक्ष्मी की तरह बहुत सारे फार्मर इंडिया में ऐसे हैं जो लक्ष्मी वाली सिचुएशन में है। जो गवर्नमेंट है उसने एफर्ट्स किए हैं कि किसी तरह ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये रिड्यूस हो, तो उसके लिए एक एफर्ट है रिगार्डिंग टू नरेगा, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये क्रिएट किया गया था 2005 में, बट इसको जब लॉन्च किया गया था बाय पीएम 2 Feb 2006 में, तो इसके अंडर में राइट टू वर्क दिया गया कि लोगों, ऐसे पर्सन जो पुअर है या लैंडलेस है, तो उन पर्सन को वर्क मिले कितने डेज के लिए? 100 डेज के लिए उनको वर्क मिले। अगर उनको वर्क नहीं मिल पाता है तो भी गवर्नमेंट उनको 100 डेज की पेमेंट देगी। ये गवर्नमेंट ने उनसे गारंटी दी है कि अगर आपको वर्क नहीं मिलता है तो भी आपको 100 डेज की सैलरी दी जाएगी। तो ये नरेगा जो प्रेजेंट टाइम है इसका मनरेगा नेम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट के एफर्ट है कि किसी तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस हो, और जिसके लिए काफी डिस्ट्रिक्ट में ये एफर्ट किए। लोगों को वर्क दिया गया था ऐसे पर्सन जो एससी और एसटी क्लास के हैं, दलित क्लास के हैं, या फिर ऐसे पर्सन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बीपीएल फैमिली में आते हैं, जिनके पास खुद के लैंड नहीं है, जिनके पास कोई वर्क नहीं है, तो उनको 100 डेज के लिए गवर्नमेंट वर्क देगी। फिर मनरेगा नेम है, ये 2009 में हुआ था, उससे पहले क्या था? ये नरेगा। इसमें रिगार्डिंग टू मनरेगा राइट टू वर्क, इट मींस हर पीपल को काम करने का राइट। तो जिसमें पुअर पीपल जिनके पास खुद की लैंड नहीं है या उनको वर्क नहीं मिल पाता है, तो गवर्नमेंट ने ऐसे एफर्ट्स किए हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए ये मनरेगा स्कीम को लॉन्च। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के थ्रू जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट है ऑर्गेनाइज सेक्टर का, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि ऐसा सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन होती है वो किसमें इंक्लूड होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अगर हम अपोजिट साइड पढ़ें तो नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जो रजिस्टर्ड नहीं होता है गवर्नमेंट का, इंडिविजुअल ओनरशिप होती है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है जॉब सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की सिक्योरिटी होती है कि जो पर्सन वर्क कर रहा है वो सिक्योरिटी होगी, उसको हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। जॉब की सिक्योरिटी होती है कि इनको बीच में हटाया नहीं जाएगा, जो टाइम पीरियड के लिए फिक्स किया गया है तो वो टाइम पीरियड तक उनकी जॉब रहेगी। इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, किसी को भी कितने भी टाइम पीरियड में हटा दिया जाता है। थर्ड आता है फिक्स वर्किंग आवर। अगर यहाँ पर 8 वर्किंग आवर किए गए थे, कंप्लीट 8 आवर वर्क करेंगे, लेकिन इसमें कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं होते हैं, यहाँ पर मनमर्जी चलती है, 8 की जगह 10 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेड हॉलीडेज।
यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें हॉलीडेज प्रोवाइड की जाती है कि जो गवर्नमेंट की साइड से होती है कि भाई ये वीक में या मंथ में जो गवर्नमेंट की साइड से जो भी हॉलीडेज होते हैं वो सारे फैसिलिटी ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोवाइड की जाती है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। इसमें मनमर्जी की हॉलीडेज होती है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट की हॉलीडेज होती है। नेक्स्ट आता है गुड वर्किंग कंडीशन। जो वर्किंग कंडीशन होती है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेस्ट होती है, मीन्स गुड वर्किंग कंडीशन होती है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बैड कंडीशन होती है और वहां पर एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन प्रोवाइड की जाती है, जबकि यहाँ पर कोई पेंशन फैसिलिटी नहीं दी जाती। तो आपने देखा कि किस तरह से ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों डिफरेंट है। ऑर्गेनाइज सेक्टर एक सिक्योर सेक्टर है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर अनसिक्योर सेक्टर। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। जो आपने ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंशिएट किया, आफ्टर दैट पब्लिक और प्राइवेट। जो पब्लिक है वो क्या है, ऑन बाय द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। जो गवर्नमेंट जिसको अपनी साइड से ऑर्गेनाइज करती है वो क्या कहलाता है, पब्लिक सेक्टर। दूसरी साइड अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें इंडिविजुअल पर्सन की कॉन्क्यूरिंग होती है, इंडिविजुअल पर्सन की डोमिनेंस होती है। मोटिव, जो मेन पर्पस मेन मोटिव होता है पब्लिक सेक्टर का, वो क्या होता है, सर्व पीपल, लोगों की हेल्प करना, लोगों के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। अगर हम दूसरी साइड मोटिव देखते हैं प्राइवेट सेक्टर का, तो इसमें प्रॉफिट होता है, अर्निंग करना, अर्न प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके पब्लिक सेक्टर के। प्राइवेट सेक्टर के जो भी प्राइवेट कंपनीज है, टाटा है, रिलायंस, इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर किस तरह से इनकी इनमें अर्निंग होती है, किस तरह से इनमें वर्क कंडीशन होती है, आफ्टर दैट किस तरह से इनकी कैलकुलेटिंग जीडीपी में होती है। जो आपने मनरेगा के रिगार्डिंग पढ़ा, उसके बाद आपने वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग की, जो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, आफ्टर दैट पब्लिक एंड प्राइवेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।